जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा है कि मायावती का आया एक बयान, देश के सारे नेताओं की बोलती हुई बन, ये कुछ नेता मोदी को कभी नहीं हारने देंगे। दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा और थंबनेल को पढ़कर आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा देश के इकोनॉमिकल सिस्टम पर। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आपके घर का बच्चा जिसकी उम्र भी अभी 1.5 साल नहीं पूरी हुई है, उसके सर पर 1.5 लाख रुपए का सरकारी कर्जा है। जी हां दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हो। अभी जो रिपोर्ट्स आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके तहत जो रिपोर्ट निकल कर आई है IMF के तहत, दोस्तों आपको बताता चलूं, ये वही भारत देश है जो विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहा है। विश्व गुरु बाद में बनाना सरकार, पहले इस देश के माथे पर कर्ज का जो कलंक लगा है उसे मिटा दीजिए। दोस्तों, आपको ये पता है कि जब इस देश में मोदी जी सरकार में आए थे तो उनका ये वादा था कि जो धन विदेशी बैंकों में हमारे देश का जमा है, उस धन को वापस लाकर, काले धन को वापस लाकर हम इस देश की दरिद्रता को खत्म करेंगे और देश के हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए ट्रांजैक्ट करेंगे। शायद वो पैसा आ भी गया, सरकार ने टैक्स के रूप में उसे फिर वापस ले लिया। लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके पास सरकार की इतनी बड़ी योजना का लाभ भी आया था। दोस्तों, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि आपके देश भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। जी दोस्तों, जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले हमारे देश पे लगभग 50 से 60 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि ये कर्ज माफ होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वो कर्ज माफ होने की बजाय बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और दोस्तों, ये 205 लाख करोड़ रुपए, इनमें से 161 लाख करोड़ का कर्ज केवल केंद्र सरकार ने लिया है। महज 44 लाख करोड़ रुपए ही राज्य सरकारों ने लिया है। जी दोस्तों, आपको मोदी जी ने भले कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन अपने शासन काल में उन्होंने आपको 1,40,000 रुपये का कर्जदार जरूर बना दिया है। दोस्तों, कहने को हम भारत को विकसित देश बना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश को अंदर अंदर ही खोखला किया जा रहा है। देश में एजुकेशन सिस्टम बेच दिया गया है, देश का स्वास्थ्य विभाग बेच दिया गया है, देश में बिजली बेच दी गई है, देश का रेल विभाग बेच दिया गया है। फिर भी इतना ज्यादा कर्ज, पूरा देश तो लोग बेच के खा ही गए। उससे भी जब लोगों का झोला नहीं भरा तो लोगों ने भारत के नाम पर विदेशों से 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। जी दोस्तों, इधर देश की जो विपक्षी ताकतें हैं वो भाजपा को रिमूव करने के लिए संगठन बना रहे हैं। कुछ लोग दोस्तों वास्तव में चाहते हैं कि एक मजबूत संगठन बने और इस देश से जो एक तानाशाही सरकार है वो रिप्लेस हो जाए। लेकिन कुछ लोग इस संगठन में शामिल तो हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश से मोदी रिप्लेस हो। इस गठबंधन के सहारे, इस संगठन के सहारे कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके विषय में मैंने अभी पहले वीडियो बनाई भी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें। साथियों, लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है।
बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का, बड़े बड़े पत्रकारों का यह मानना है कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में परास्त कर दिया गया तो वो दिल्ली की गद्दी से दूर हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही कुछ नेता ये नहीं चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हार मिले, इसलिए वो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। सभी दलों को एक साथ लेने की अपेक्षा, एक साथ लेने के बजाय वो लोग अकेले चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रख रहे हैं। हम सीधे सीधे अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो का जिन लोगों ने विरोध किया था कि उनको अगर गठबंधन में लिया गया तो वो गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, ये बयान, इन बयानों से आपको क्या लग रहा है कि क्या ये लोग सच में बीजेपी को हराने के लिए अलायंस बना रहे हैं? ये बीजेपी को हराने का मामला नहीं है, ये अपना उल्लू सीधा करने का मामला है। इसके ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी। निशाना कहीं और है, देख कुछ और रहे हैं। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह विरोध किया था और उन्होंने कांग्रेस से भी ये तिरवाचा ले ली थी। हम तिरवाचा ही कहें तो ज्यादा सही होगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप बसपा को अलायंस में लोगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। शायद इसी का यह मामला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से उत्तर प्रदेश का प्रभारी पद छीन लिया गया कांग्रेस की ओर से, क्योंकि उन्होंने ये पहल की थी कि बसपा अलायंस में आए। दोस्तों, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि अभी तक कुछ नेता ही ये राग अलाप रहे थे कि बसपा अलायंस में आएगी तो हम बाहर होंगे। ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कुछ लोग को छोड़कर बाकी देश के जितने भी नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि बसपा अलायंस में ली जाए। लेकिन ज्यों-ज्यों लोगों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही हैं, त्यों-त्यों ऐसा लगता जा रहा है कि ये देश में उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो बीजेपी को कम, बसपा को ज्यादा हराना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि बसपा अगर अलायंस में आई तो 2019 की अपेक्षा ज्यादा सीटें जीतेगी, तो 2027 में मुसलमानों में उसका क्रेज बढ़ेगा और 2027 का जो ये लोग सपना देख रहे हैं वो चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे इन शब्दों को हल्के में मत लीजिए। यही इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सियासत है। दोस्तों, 19 तारीख की मीटिंग के बाद जब लोगों ने बयान दिया था तो इस देश में बीएसपी सुप्रीमो को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन जब से उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि लोगों के मुंह पे ताला लग गया है। किसी भी प्रकार की कोई चर्चाएं नहीं। इधर देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को अलायंस में नहीं लिया गया तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर धराशायी होगा। और विपक्ष का जो ये सपना है कि बीजेपी को केंद्र से रिप्लेस किया जाए, वो धरा का धरा रह जाएगा। हम अगर सीधे सीधे कहें तो उत्तर प्रदेश के कुछ नेता जो इस समय विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी केंद्र से प्रतिस्थापित हो। और बीजेपी कुछ नेताओं को रोक भी रही है कि वो इस अलायंस में न जाएं। जी हां, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर समन भेजा है। 5 तारीख को उनका बुलावा है ईडी ऑफिस। तेजस्वी यादव के पास उन्होंने पत्र भेजा है। 3 जनवरी को उनका बुलावा है ईडी के पास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पास भी बराबर ईडी समन भेज रही है कि आप आइए आइए, वरना सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। बीजेपी तो दोस्तों ये चाह ही रही है कि इस देश में जो अलायंस बन रहा है ये परिपक्व ना होने पाए। उससे ज्यादा इस देश में विपक्ष के ही कुछ नेता ये चाह रहे हैं कि अलायंस मजबूत ना हो, क्योंकि उनको पता है मेहनत कितनी भी कर लो केंद्र में नहीं जा पाओगे, पीएम नहीं बन पाओगे। वो सिर्फ बीजेपी को हराने का एक षड्यंत्र, एक खेल खेल रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं मुसलमानों का वोट खींचने के लिए। मुसलमानों को भी असदुद्दीन ओवैसी की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि अपना अपना होता है। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पद से भ्रमित हैं। मैं फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आपका यही लक्ष्य है कि 2024 में बीजेपी केंद्र से हटे, तो इस देश में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी बातों को भी एक बार संज्ञान में लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बसपा को पीएम उम्मीदवार बनाएं, मायावती जी को ही ये घोषित कर दें कि ये पीएम है। हालांकि घोषित कर दोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो पीएम बने तो आप मत घोषित कीजिए, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी मत कीजिए। इस तरीके की बयानबाजी करने से नुकसान आप ही को भुगतना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि हम अपने शत्रु की बुराई करते हैं तो उस बुराई से उसका नुकसान नहीं होता है, बल्कि उतना फायदा हो जाता है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये सुना है कि आप जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा जिक्र करोगे उसका उतना ज्यादा नाम होता है। तो अगर आपको वास्तविक संगठन नहीं बनाना है तो एक दूसरे की बुराई मत कीजिए, और जहां तक हो सकता है एक साथ आकर एक मंच पे आप सभी लोग चुनाव लड़िए, जीतिए। जिसका पक्षपात में मजबूत हो उसे पीएम बना दीजिए। दोस्तों, चलते चलते आपसे कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।